हेलो गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 7 की एनसीईआरटी का 5th चैप्टर जल। तो इसके इंडेक्स में देखते हैं हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, वो भी आपको बताती हूँ चलती हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे पहले जल के बारे में, उसके बाद जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे, जल का वितरण की पृथ्वी पर जल का वितरण क्या है, किस टाइप से जल का वितरण है। फिर महासागरीय परिसंचरण के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी हम 3 टाइप में पढ़ेंगे। एक तो तरंगे पढ़ेंगे, ज्वारभाटा पढ़ेंगे, उसके प्रकार पढ़ेंगे, उसके लाभ भी पढ़ेंगे, साथ ही महासागरीय धाराएं भी पढ़ेंगे, विश्व में उनका वितरण भी पढ़ेंगे और कौन कौन सी या कितने प्रकार की महासागरीय धाराएं होती है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं जल और जल चक्र के बारे में। अब हम पढ़ते हैं जल चक्र के बारे में। जल चक्र क्या होता है? तो जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और किसके बीच, वायुमंडल, महासागर एवं धरती के बीच क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है, वह क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। अब इसको डायग्राम से समझते हैं पहले। अब हम पढ़ते हैं वाटर साइकिल के बारे में। तो पहले देखो वाटर साइकिल में क्या होता है, पहले जल होता है, कोई महासागरीय बॉडी, कोई जलीय बॉडी ले सकते हैं, महासागर, सागर या कोई भी नदी तालाब, कोई वो क्या है, वाटर बॉडी होती है। उसमें क्या हुआ, जब सूर्य का प्रकाश हुआ, तेज धूप हुई, तो क्या हुआ, उसका वाष्पीकरण हुआ, किसका, वाटर बॉडी का, वाटर जल का क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ। उसके वाष्पीकरण होने के बाद वो उससे क्या हुआ, बादल बने। वाष्पीकरण से क्या बना, वाष्पीकरण हुआ, जब जब जल ऊपर वाष्प ऊपर जाएगी तो ऊपर क्या बनेंगे, उनसे बादल बनेंगे, और वो बादल होंगे तो बादलों में क्या होगा, फिर संघनन होगा, ऊपर जाएंगे। जो वाष्प है वो ठंडी गर्म थी, जब वो ऊपर जाएगी तो बादल बनेंगे, जब बादल वाष्प इकट्ठी होकर बादल बनेंगे, उनमें फिर क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा, और जिसके कारण क्या बनेगा, वर्षा की बूंद बनेगी, वर्षा बनेगी, वो संघनन हो गया, वो क्या होता है, जो वाष्प होगी वो किसमें, बूंदों में परिवर्तित हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, वर्षा होगी, वर्षा के बाद फिर क्या होगा, कोई फिर जल फिर पृथ्वी पर आ जाएगा। यानी ये साइकिल चलता रहता है, इसे क्या कहते हैं, वाटर साइकिल या जल चक्र कहते हैं। एक बार और, यानी ये आप कोई जलीय बॉडी ले सकते हैं, जैसे आपका महासागर, सागर, जल, नदी, तालाब, कुछ भी है, उनमें क्या होगा, जब सनलाइट पड़ेगी, क्या पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी, जो आपकी वाटर बॉडी है। तो यहाँ पे ये क्या आपका सन है, जब ये पड़ेगा तो इस पे क्या होगी, पेपर बनेगी, पेपर होगी तो इससे क्या होगा, जल का वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा। और वाष्पीकरण जब वाष्प ऊपर जाएगी तो क्या बनाएगी, आपके बादल बनाएगी, बादल से क्या बनेगी, बादल बनेंगे। अब जब बहुत सारे बादल हो जाएंगे तो वो ठंडे हो जाएंगे, तो उनमें क्या होगा, संघनन होने लगेगा, कंडेंसेशन की प्रक्रिया, इवेपोरेशन के बाद क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, और उसके बाद वो वाष्प थी वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, बूंदों में, किसमें, वर्षा की बूंदों में। ये वो वाष्प की वर्षा होने लगी, और इसके बाद वो जल है वो फिर से क्या किस पे आ गया, पृथ्वी पर आ गया। यही है कि जो ये वह प्रक्रम जिसमें जल विभिन्न विधियों द्वारा, जैसे आपके वाष्पीकरण, बादल यानी वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल पर होते हुए पुनः पृथ्वी पर आता है, वही क्या कहलाता है, वाटर साइकिल कहलाती है। अब इसके वाटर के वितरण के बारे में पढ़ते हैं, जल का वितरण। तो कोई भी चीज़ है, जैसे आप वायुमंडल में वायु कहेंगे तो वो भी 100% होती है, ऐसे जल भी क्या है, पूरा 100% होता है। क्वांटिटी कितनी रहती है, टोटल 100% रहती है। इसमें 77% क्या है, आपका जल है। मास जो किस में पाया जाता है, वाटर बॉडी में, जैसे आपके महासागर, सागर, नदी, तालाब वगैरह मेनली इनमें पाया जाता है। और 29% सिर्फ कहाँ पर पाया जाता है, स्थलमंडल। 29% क्या है, स्थलमंडल है। टोटल पृथ्वी में क्या है, 71% क्या है, आपका जल है, और 29% स्थल है। अब इसमें जो 71% जल है ना, इसको भी क्या है, डिग्रेड किया गया है। इसमें 97%, 71% में जल में टोटल इसको 100 मानेंगे, तो इसमें 97% क्या हुआ, आपका जल हुआ, जो किसमें पाया जाता है, महासागर, सागरीय जल, जो क्या होता है, लवणीय होता है, ये क्या पीने योग्य नहीं है। और इसके बाद जो 0.68% है भौम जल, जी क्या होता है, आपके पीने योग्य, इसी पर क्या है, हम लोग डिपेंड रहते हैं, भौम जल है। और जो 2.0% यानी 2% क्या होता है, आपका जो बर्फ शीतलक के रूप में या हिम रूप में जमा होता है, ग्लेशियर रूप में जमा होता है, जो आपके
नॉर्थ पोल में जमा होता है आपके ग्लेशियर वगैरह, तो वो कितना है, ग्लेशियर वाला जल कितना है, 2% है, यानी 2% ग्लेशियर वाला है, 0.6 से जल है, 97% महासागरीय सागरीय जल है, तथा जो शेष बचा है वो किस में पाया जाता है, वायुमंडल झीलों नदियों में पाया जाता है। 0 कुछ परसेंट है वो किस में पाया जाता है, वायुमंडल झीलों नदियों वगैरह में पाया जाता है, वो परसेंट। यानी पृथ्वी पर जल का 71% जल है, इसलिए इसे पृथ्वी को क्या कहती है, नीला ग्रह भी कहती है। लेकिन इस 71% जल के बावजूद भी पृथ्वी पर बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर क्या होती है, जल की कमी या सूखा पाया जाता है, किसी कारण से वह जल प्राप्त नहीं है। इसलिए आता है क्वेश्चन कि पृथ्वी जलीय ग्रह होने के बावजूद भी बहुत सारे एरिया हैं जिन पर क्या होता है, पृथ्वी में जो बहुत सारे एरिया हैं जो जल की वजह से, या धरती जिन जल की वजह से क्या है, प्यासी है। अब हम पढ़ते हैं किसकी, महासागरीय परिसंचरण के बारे में। अब महासागरों के बारे में तो हमने पढ़ लिया था कि जब महासागरीय सतह पर जब जल होता है जो लगातार ऊपर उठता है और नीचे जाता है, यानी इस टाइप में फ्लो करता है, सुरंग और कर्व टाइप में फ्लो करता है, यानी पहले ऊपर जाता है, यानी सुरंग होता है और छाल मारता है, और उसके बाद फिर जस्ट नीचे चला जाता है, अपोजिट चला जाता है। तो इससे क्या कहते हैं, इससे क्या होती है, तरंगें उत्पन्न होती है, किसकी, महासागरीय तरंगें उत्पन्न होती है। अब महासागरीय तरंगों में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, तूफान टाइप का आ जाता है, तूफान के कारण या वायु के तेज वायु के प्रभाव के कारण क्या होती है, तरंगें उत्पन्न होती हैं, उनकी लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। जो पहले नॉर्मल रहती थी वो उनकी तरंग बढ़ के क्या हो जाती है, 15 मीटर या उसके एवं चली जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, सुनामी कहती हैं। सुनामी क्या होता है, ये जापानी भाषा का शब्द होता है, इसके कारण क्या होता है, इसका अर्थ होता है पोटाश्रय तरंगें। पोटाश्रय यानी जो किनारों पर होती हैं उनको कहते हैं पोटाश्रय तरंगें कहते हैं, क्योंकि सुनामी आने पर जो पोटाश्रय होते हैं, जहाँ पर क्या होती हैं आपकी जो नावें वगैरह या जहाज वगैरह रखे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पोटाश्रय, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब तक की विशाल सुनामी है वो 150 मीटर आंकी गई है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में 2004 में भारत में और भारत के आसपास के जो जलीय सीमा से लगे हुए देश थे, जैसे श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, इन सभी एरिया में क्या हुआ था, सुनामी आई थी, जिसके कारण काफ़ी हद तक जान माल की नुकसान हुआ था। किसके कारण, क्योंकि जो सुनामी आई थी तो उसके कारण जो नॉर्मल तरंग की रेट होती थी, समुद्री तरंगें होती थी, उनकी सीमा क्या हो गई, वो हाई लेवल की हो गई, यानी 15 मीटर या उससे एवं हो गई। उनकी जो लंबाई थी ना वो उनकी बढ़ गई, 15 मीटर या उससे अधिक हो गई, जिसके कारण वो क्या हो गई, शहरों में घुस गई। जब वो घुस गई तो उन्होंने क्या हुआ, भारी जान माल की नुकसान हुई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो नष्ट हो गया, जो आपके संचार माध्यम थे, संचार के साधन थे वो भी नष्ट हो गए, जो मतलब आपके जो खम्भे वगैरह बिजली लाइन या आपकी जो सीवर लाइन, नल लाइन, पाइप लाइन, हर चीज़ क्या हो गई, उन्होंने डैमेज कर दी। साथ ही जो आपके इंडोनेशिया है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और जो इंडिया का जो लास्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट होते हैं, वो भी इस सुनामी के कारण प्रभावित हुए थे। उनके कुछ भाग या मोस्टली वो रीजन थे वो क्या हो गए, नदी में जमींदोज हो गई थी, इसे कहते हैं सुनामी। अब हम पढ़ते हैं दूसरा प्रकार, जो महासागरीय परिसंचरण का दूसरा टाइप क्या है, ज्वार भाटा के बारे में। चलो इसको अब हम पढ़ते हैं दूसरा प्रकार है महासागरीय परिसंचरण का, वो क्या होता है, ज्वार भाटा होता है। अब हम पढ़ते हैं ज्वार भाटा के बारे में। ज्वार भाटा, जब महासागरीय जल का ऊपर उठना और गिरना, यानी सुरंग और गर्त क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। यानी जब महासागरीय जल सर्वाधिक ऊंचाई पर पहुंचता है या सर्वाधिक ऊंचाई पर उठ जाता है, तब बड़े हिस्सों को क्या कर देता है, डुबो देता है। यानी जब महासागरीय जल या तरंग का महासागरीय जल का स्तर जब बढ़ जाता है, जब वो ऊपर हो जाता है, तो वो क्या करता है, जो पास के एरिया है, जो बड़े बड़े हिस्से वाले एरिया होते हैं, उनको क्या कर देता है, डुबो देता है किनारों के एरिया को, तो उसे ज्वार कहते हैं। और जब वो डुबो देता है, उसके बाद जब जल
पुनः अपने पुरानी स्थिति या पुनः पिछली स्थिति में चला जाता है, निम्नतम स्थान पर चला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। यानी ज्वार किसे कहते हैं, जब महासागरीय जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, और जब वह अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है तो वह क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं ज्वार भाटा के प्रकार के बारे में। तो ज्वार भाटा दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है लघु ज्वार, एक होता है उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार भी कहते हैं। लघु ज्वार में क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी जब एक सीध में होती है तो होता है आपका दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार आता है। लेकिन जब जब सन और चंद्रमा क्या होती है, विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, तो जब सूर्य का तो जो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। इस सन का डायरेक्शन इस साइड लग रहा है और सूर्य का डायरेक्शन पृथ्वी वो चंद्रमा का इस साइड, तो क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, विपरीत साइड में चल रही है। तो इसके कारण क्या होता है, जो जल होता है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए था वो क्या है, उतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाता है। इसे क्या कहते हैं, लघु ज्वार कहते हैं। यह मोस्टली क्या होता है, प्रथम और अंतिम चतुर्थांश पर, अंतिम और प्रथम चतुर्थांश पर क्या होता है, मतलब सप्तमी और अष्टमी के दिन क्या होता है, लघु ज्वार आते। एक बार और करते हैं कि लघु ज्वार किसे कहते हैं, जब जो ज्वारीय तरंग होती है, जो महासागरीय तरंग का जल होता है या महासागरीय जल होता है, जो पहले जो लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार में क्या होता है, उसकी ऊंचाई सर्वाधिक होती है, यानी अपने टॉप पोजीशन पर होता है। लेकिन लघु ज्वार में क्या होता है, अपनी पोजीशन को प्राप्त नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि जो सन और चंद्रमा होती है उनकी गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में काम करती है। सन का जो गुरुत्वाकर्षण ऊपर को उठाने का काम करेगा तो चंद्रमा का कमजोर होगा तो उससे कम हो जाएगा। मतलब दोनों का डायरेक्शन यदि एक साइड लगेगा तो जल तो अपनी अपर ऊंचाई पर जाएगा, लेकिन दोनों विपरीत है इसलिए वो उतनी ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाता। इसे क्या कहते हैं, लघु ज्वार कहते हैं। ये कब आता है, प्रथम और अंतिम चतुर्थांश या सप्तमी अष्टमी के दिन क्या होते हैं, मोस्टली लघु ज्वार देखने को मिलते हैं। अब करते हैं दीर्घ ज्वार, बृहद ज्वार भी कहते हैं इन्हें, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जब सन, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों के गुरुत्वाकर्षण एक सीधे में होती है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो क्या होते हैं, दीर्घ ज्वार आते हैं। इस टाइम पे समुद्री तरंगे हैं, समुद्री जल का स्तर अपर होता है, सबसे ऊपर होता है। जो दीर्घ ज्वार होते हैं मोस्टली वो है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आते हैं। मोस्टली क्या, मोस्ट प्रोबेबली अमावस्या और पूर्णिमा के दिन कौन आती है, दीर्घ ज्वार आती है। इसमें क्या है, सन, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों क्या होते हैं, एक सेम सीरीज में होते हैं, एक पैरेलल स्टेज में होते हैं। कभी चंद्रमा बीच में आ जाता है तो पृथ्वी बीच में आ जाती है, तो इससे क्या होते हैं, दीर्घ ज्वार उत्पन्न होती है। अब हम दीर्घ ज्वार के लाभ के बारे में पढ़ते हैं कि इससे कौन कौन से लाभ है। दीर्घ ज्वार यानी जब दीर्घ ज्वार उत्पन्न होती है तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो दीर्घ ज्वार होता है इस टाइम पे क्या होता है, जो समुद्री जल है वो अपनी उच्चतम ऊंचाई पर रहता है, जिसके कारण क्या होते हैं, नौ संचालन में क्या इनकी सहायता करती हैं, क्योंकि इस टाइम पे जल क्या होता है, उच्च स्तर पर होता है। जो समुद्री जहाज होते हैं उनके लिए भी ये सहायक होते हैं, उनको अपने तट पर पहुंचाने में सहायक होती है, क्योंकि समुद्र का जल है, जो जल स्तर नीचे होता था वो क्या होता है, तट के लेवल का हो जाता है, जिससे उसे पहुँचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। मछलियाँ पकड़ने में भी सहायक होते हैं आदि। इससे क्या होते हैं, बहुत सारे लाभ भी हैं। जो दीर्घ ज्वार होते हैं इनकी जो समुद्री तरंगों का उपयोग भी क्या होता है, ज्वारीय विद्युत ऊर्जा पैदा करने में भी किया जाता है। विद्युत पैदा करने में भी इनका ज्वार का उपयोग किया जाता है, दीर्घ ज्वार का। अब हम पढ़ते हैं महासागरीय तरंगों, वो मतलब धाराओं के बारे में। अगला टॉपिक है महासागरीय धारा। अब हम पढ़ते हैं महासागरीय धाराओं के बारे में। तो महासागरीय धाराएं क्या होती है, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर निश्चित रूप से बहने वाली धाराएं होती हैं। यानी जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो क्या होती है, तो निश्चित दिशा होती है, उनकी दिशा क्या होती है, निश्चित होती है कि या तो वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होंगी या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, तो उनकी क्या दिशा एक पर्टिकुलर निश्चित है। निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर किसमें प्रभावित होती हैं जो जल धाराएं, महासागरीय सतह पर निश्चित रूप से बहने वाली जल की धाराएं
होती है निश्चित रूप से। यानी ये नहीं है कि उनकी आज गर्म है तो कल ठंडी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। जो है वो परमानेंटली गर्म है तो गर्म ही रहेगी। तो निश्चित रूप से जल की धाराएं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, महासागरीय जलधाराएं कहती हैं। दो प्रकार की होती है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। तो ठंडी जलधारा किसे कहते हैं? ठंडी जलधारा क्या होती है? आपके ध्रुवों से, जो क्या है नॉर्थ पोल होता है ना, वहाँ पे क्या होती है, और साउथ पोल, तो वहाँ से नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से, यानी ध्रुवों से किसकी ओर चलती है? भूमध्य रेखा की ओर चलती है। क्योंकि ध्रुव वाला एरिया क्या होता है, सबसे ठंडा रहता है। तो जब वहाँ से धाराएं चलेगी तो क्या होगी? वो ठंडी जलधारा होगी। और गर्म जलधारा क्या होती है? भूमध्य रेखा से क्या होती है? ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। भूमध्य रेखा या उच्च अक्षांश भी कह सकती है, जहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होता है। जब टेम्परेचर अधिक होगा तो जो क्या होगी, भूमध्य रेखा से कहाँ जाएगी? ध्रुवों की ओर जाएगी या निम्न अक्षांश की ओर जाएगी। तो जब वो गर्म वाले एरिया से जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? गर्म जलधारा कहलाएगी। और उस एरिया को क्या करेगी? गर्म करेगी। जबकि ठंडी जलधारा जिस जगह से प्रभावित होती है वह उस एरिया को क्या कर देगी? ठंडा कर देगी। अब जब गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं तो उनसे क्या होता है, वह जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर क्या होता है, मत्स्य उद्योग डेवलप रहता है, पॉसिबल रहता है। क्योंकि जो गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं उससे क्या होगा, वहाँ पर कोहरा बनेगा। और वहाँ एक वनस्पति होती है जो मछलियों के खाने के लिए होती है, पालकन है, उसके वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो मछलियों का मुख्य भोजन होती है। और वहाँ पर क्या होती है, मछली उद्योग या मत्स्य पालन उद्योग बहुत अधिक प्रॉस्पर होता है। अब हम पढ़ते हैं महासागरीय धाराएं कौन कौन सी हैं और कितने प्रकार की हैं। जैसे ये लैब्राडोर की क्या है, ठंडी जलधारा है। मैंने इनको नोट किया हुआ है, ब्लैक कलर की है वो ठंडी है, और ग्रीन रेड कलर की है वो गर्म जलधारा है। तो लैब्राडोर जलधारा कहाँ आ रही है? नॉर्थ पोल से आ रही है। किसकी ओर आ रही है? भूमध्य रेखा की। तो ये क्या हुई? ठंडी जलधारा हुई। इसी प्रकार कनारी की भी क्या हुई? ठंडी जलधारा हुई। फॉकलैंड की कहाँ से आई? दक्षिणी पोल से, साउथ पोल से आ रही है, ये भी क्या है? ठंडी जलधारा है। हमबोल्ट की ठंडी जलधारा। कैलिफोर्निया की गर्म जलधारा कहाँ से आ रही है? जी नॉर्थ पोल से आ रही है। कहाँ तक? भूमध्य रेखा की ओर आएगी। जो भूमध्य रेखा की ओर आएंगी वो ठंडी जलधारा, जो भूमध्य रेखा से दूर जाएंगी वो क्या होती है? गर्म जलधारा होती है। इसी प्रकार आयुष्यों की क्या है? ठंडी जलधारा है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा प्रवाह भी ये ठंडी है, और वेनेजुएला की भी क्या है? ठंडी जलधारा है। इसी प्रकार इसको इस टाइप से भी कर सकती है कि प्रशांत महासागर की में कौन कौन सी है, ये हिंद महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं होती है। नोबोलहास की गर्म जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा होती है। ऐसे ही प्रशांत महासागर में कौन सी होगी? एक तो आयुष्यों की ठंडी जलधारा, हिरोशियो की क्या होगी? गर्म जलधारा होगी। अलास्का की क्या है? गर्म जलधारा, क्योंकि ये कहाँ से प्रवाहित हो रही है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है, गर्म। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है। इसी प्रकार अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी है? लैब्राडोर की ठंडी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, कैनारी की ठंडी जलधारा, ब्राजील की गर्म जलधारा, फॉकलैंड की ठंडी है, वेनेजुएला की ठंडी जलधारा है। इस प्रकार इनको हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। किस प्रकार से? प्रशांत महासागर की जलधारा बताइए, या अटलांटिक महासागर की, या हिंद महासागर, इस टाइप से 3 टाइप में विभाजित किया गया है। आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा, हमारा टॉपिक अच्छा लगा, हम जो समझाते हैं वो आपको समझ में आता है, तो हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।